कि इसमें रेड कलर की आता है, व्हाइट कलर का जो है वो पहले आता था। इसकी क्या स्पीड है, इसकी डिपेंड करता है कलर कोडिंग और इसकी पहचान को और इसकी स्पीड को। जैसे ये ब्लैक है हमारा 2.0 है, 2.0 वर्जन का जो है हमारा यूएसबी पोर्ट है, यूनिवर्सल सीरियल बस इसको कहते हैं। इसकी जो अब हम इसकी जो है वो इसकी स्पीड की बात करेंगे, तो जैसे ये 2.0 है, अब इसमें हमने कोई डिवाइस अटैच करना है, तो जैसे हम इसके कंपेरिजन जो है इसको 2.0 की ही, जैसे कि पेन ड्राइव होती है, हमारे फ्लैश ड्राइव होती है, अगर वो 2.0 की ही इसमें जैसे कि हम इसको अटैच करते हैं तो हमारा अप टू 400 टू 500 तक हमारी जो है एमबीपीएस जो है डाटा ट्रांसफर की स्पीड मिलती है। ऐसी जो हमारे पास ये जो ब्लू कलर का है, अभी ये इसकी आइडेंटिफाई क्या है, ये ब्लू कलर का है, इसके इट मीन्स कि ये हमारे जो है 3.0 वर्जन का है, और इसकी स्पीड है, टॉप स्पीड जो इसकी है वो है आपकी 5 Gbps। ठीक है, और एक पर सेकंड जो है 5 Gbps की जो आपको स्पीड प्रोवाइड करता है। इसकी मेन हमने ये भी ध्यान रखना है कि जो हमारी जो फ्लैश ड्राइव है वो भी इसके सेम इसी कंपेरिजन में होनी चाहिए। जैसे कि 3.0 हमारा पोर्ट है, तो इसमें ही हम जो है 3.0 की यूएसबी पेन ड्राइव को यूज करेंगे, तो बेटर करेंगे, हमें बेटर डाटा ट्रांसफर जो है इसमें हमें देखने को मिलेगी। अगर इसमें हम 2.0 स्पीड की पेन ड्राइव को लगाते हैं तो हमें वो स्पीड नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है, इसी प्रकार की इसमें एक रेड कलर का होता है, जो हमारी 3.1 या 3.2 वर्जन का सेकंड जनरेशन में जो है वो होता है। इसमें हमारी जो स्टॉप स्पीड में मिलती है डाटा ट्रांसफर की, वो मिलती है हमें 10 Gbps पर सेकेंड। ठीक है, तो इसी प्रकार से जैसे कि ये हमारे ये अपने यूएसबी पोर्ट हो गए। ऐसे ये इसको डिटेल हम एक एक पोर्ट की डिटेल को हम ऐसी पता कर सकते हैं, ऑनलाइन भी हमें इसकी सारी डिटेल मिल जाती है। अब जो हमारे मदरबोर्ड थे, जैसे कि ये मैंने आपको पहले ये 4 मदरबोर्ड है, और ये आई थिंक हमारे पास है ये 1150 यानी 1150 सॉकेट का ये है। तो हमारे पास ये जो है i3, ये वाला जो दूसरा ये मैं आपको मदरबोर्ड दिखा रहा हूँ, इसमें ये ब्लू कलर की पोर्ट है। ये थोड़ा सा हमारे जो है हायर सीरीज का मदरबोर्ड है, ये जो है थोड़ा पुराना है। ये हमारा 4 और डूल 4 सीरीज का मदरबोर्ड। ये वाला जो मदरबोर्ड है, ये हमारा i3 थर्ड थर्ड i3 थर्ड जनरेशन अपना i5 i7 तक ये सपोर्ट करता है। ठीक है, तो जैसे इसमें जो सॉकेट है वो LGA 1150 लिखा है, तो इट मीन्स इसमें ये सेकंड और थर्ड जनरेशन को ही सपोर्ट करेंगे। ऐसे इसमें जो है कि आप ये देख रहे हो, एक चिप इस वाले मदरबोर्ड में एक यहाँ पे लगाए, ये नॉर्थ चिप यहाँ पे लगी है, इसमें ये आप देख रहे हो 2 चिपें लगी है उस वाले बोर्ड में। ठीक है, तो अब ये जो लेटेस्ट मदरबोर्ड आ रहा है उसमें सिर्फ अब एक ही चिप देखने को मिलेगी। ठीक है, तो अब जो इसके कंपेरिजन में हमारे पास जो लैपटॉप आ रहे हैं आजकल, उनमें पहले ये 2 चिपें होती थी, लेकिन अब उसमें एक भी चिप नहीं होती है, क्योंकि उसकी जो प्रोसेसर होता है वो ऑन बोर्ड प्रोसेसर आने लगे हैं। उसमें ऑन बोर्ड प्रोसेसर दिया जा रहा है आजकल जो है वो है SoC चिप, इनको बोलते हैं सिस्टम ऑन चिप। तो ये जो छोटी वाली जो चिप है वो भी प्रोसेसर के साथ में ही कंबाइन कर दी गई है। तो इस करके जो है आजकल जो लैपटॉप है वो काफ़ी पतले और थिन जो है, मतलब लाइट वेट इसी वजह से आ रहे हैं, क्योंकि उनका मतलब जो है वो हल्का कर दिया गया। तो जैसे कि आपको पता, ये जो नहीं मैंने भी आपको बताया कि कैसे इसको कंप्यूटर को चेक करना है, फिर रैम को कैसे चेक करना है, रैम पर कैसे पता लगाएंगे, प्रोसेसर में कैसे प्रोसेसर पढ़ेंगे, में उसकी स्पीड कितनी है, उसकी कैसे मेमोरी कितनी है, ये अपना बैटरी मैंने आपको बताया। साटा साटा पोर्ट ये होते हैं सीरियल अरेस्ट अटैचमेंट वाले साटा पोर्ट, उसको हमारे HDD और राइटर जो भी होते हैं उनको कनेक्ट करने के इसको यूजिंग में लाया जाता है।
दूसरा अपने हमारे पास आजकल मार्केट में बहुत सी ऐसी नई नई टेक्नोलॉजी जो है वो लॉन्च होती जा रही है, जिनको थोड़ा सा समझ में भी काफ़ी मुश्किल हो चुका है। बट जो हम कॉमनली बात करते हैं तो हमारे पास वो मदरबोर्ड जो पीसी में हम लोग जो कॉमनली यूज करते हैं वो हमारे जैसे कि पीछे स्लॉट है। अब वो चाहिए कि ये मदरबोर्ड है, इसमें हम चाहते हैं कि हमें ग्राफिक कार्ड बनाने या फिर हमें कोई वेब डिजाइनिंग या फिर ऑटो कैड इस तरह का कोई काम करना है, उसके लिए हमें एक हाई एंड का जो है ग्राफिक वो चाहिए, जो कि इस नॉर्मल मदरबोर्ड में हमें नहीं मिल पाता। नहीं तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक्सेल जो है इसमें एक वेरिफाइल के रूप में इस VGS ये इसको कहते हैं ग्राफिक स्लॉट, PCI ग्राफिक स्लॉट है, इसमें उस कार्ड को अटैच करते हैं। तो वो आपको एक्सटर्नल जो है परचेज करना पड़ता है ग्राफिक कार्ड, और इसमें अटैच करके आप जो है अपने जो भी वर्क है, जो डिजाइनिंग का है, जो भी है उसको जो है ला सकते हैं। इसके साथ साथ में आपको इसकी मेमोरी भी इंक्रीज करनी पड़ेगी। इसकी रैम स्लॉट्स हैं, ये जो भी आप देख पा रहे हैं, ये इसमें दो रैमें लगी है, इसको रैम यूज करके इसकी रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये 4 GB PC3L आपने कैसे पढ़ना है। अब देखिए जैसे कि ये 4 GB है, 4 GB की एक PC3 मीन्स मतलब ये PC3 ये DDR3 है और L सीरीज की है, ठीक है। L सीरीज जैसे PC3L लिखा होगा, इट मीन्स की वो वाली जो रैम होती है वो हमारी डेस्कटॉप पे ही यूज होगी, और जिसमें PC3 ई सीरीज लिखा होता है उसमें जो है वो हमारी सर्वर के लिए यूज होती है, या फिर हाई एंड जो है हमारे वर्क स्टेशन होते हैं वहाँ पे यूज होती है, ठीक है। अभी जैसे DDR3 रैम है, PC3 लिखा हुआ, तो इसमें DDR3 रैम है, और इसकी वोल्टेज जैसे यहाँ पे हम देख पा रहे हैं 1.5 वोल्ट लिखा हुआ है इसके बीचों बीच रैम, ठीक है। इसमें 1.8 था, इसमें 1.5 है। दूसरा जैसे कि इस मदरबोर्ड में आप देख रहे हो, इसमें चार स्लॉट है रैम के, दो ब्लैक और दो ब्लू, इनको बोलते हैं डिम स्लॉट, डुअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल, ठीक है। इट मीन कि हमारे पास दो रैम है, अगर आप इनको प्रॉपर अगर आप इनको प्रॉपर जैसे ब्लैक के साथ के कॉम्बिनेशन में लगाइए, ब्लैक एक ये वाली रैम मैंने ब्लैक स्लॉट पर लगाई है, दूसरी वाली रैम को भी आपको तो चलने के लिए तो ब्लू पे भी चल जाएगी, लेकिन जो इसका कॉम्बिनेशन है वो ब्लैक ही है, ठीक है। जब दोनों ब्लैक ब्लैक के साथ पेयर में अगर आप लगाओगे तो इसकी परफॉर्मेंस आपको क्या है, अच्छी मिलेगी। अगर आप एक ब्लैक पे लगा देते हो एक ब्लू पे लगा देते हो तो वो आपकी परफॉर्मेंस नहीं मिल पाती है आपको, ठीक है। तो इसलिए ये एक पेयर होते हैं, इसलिए अलग अलग पेयर दिए गए हैं, सेम होती है बट ये पेयर वाइज होते हैं। तो हमेशा मतलब हमें जो है रैम को इंस्टॉल पेयर में ही करना है। इसी तरह से ये 40 GB का मदरबोर्ड है, इसमें भी दो ब्लू है, सॉरी दो येलो है, दो रेड है। ये भी इसमें भी हम जो है पेयर में ही यूज करेंगे, और ये DDR3 वाली जो रैम है अगर इसको हम इसमें इंस्टॉल करने की कोशिश करेंगे तो ये नहीं, ये इसमें मतलब इंस्टॉल नहीं हो पाएगी, क्योंकि इसका जो आप रैम को देख रहे हो तो बीच में कट होता है, ठीक है। तो ये कट जो है इसके अकॉर्डिंग टू इसके मॉडल के हिसाब से होता है। तो ये भी हमने ध्यान में रख रही कौन से रैम का, तो हमें उसे पता लगी गया है कि इस बीच में से जो है इसकी वोल्टेज को हम तो यहाँ से देख के पता लगा सकते हैं इस बोर्ड पे कि कौन सी रैम लगेगी, ठीक है। और स्टेप बाय स्टेप हम कुछ इसकी ट्रबल शूटिंग भी और जाएंगे कि बेसिकली अगर हम फंस जाए कहीं पर, अगर हमारा सिस्टम ऑन नहीं हो रहा है, डिस्प्ले नहीं हो रहा है, हमें हमें क्या क्या चीज़ें चेक करनी पड़ेगी। देखिए सबसे पहले अगर जैसे पावर ऑन का ही इशू है, अगर पावर ऑन नहीं हो रहा है हमारा सिस्टम, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये पावर सप्लाई की जो मेन पावर आ रही है पहले तो उसको चेक करेंगे, तो जहाँ से अभी वाल में से जो भी आपके से पावर आ रही है सर्किट पे, पहले उसको चेक करेंगे। उसके बाद हम अपने पीसी पे जो है इस तरह से इसको अटैच करेंगे, और 10 सेकंड के लिए अपने पीसी का पावर बटन को प्रेस करके रखेंगे। अगर आपका पीसी फिर भी नहीं ऑन होता है तो आपने क्या करना है, सबसे पहले ये वाली जो पावर कोड होती है इसको चेक करना है, ठीक है। चेक कैसे करोगे, या फिर आप इसको, अब आपके पास डेस्कटॉप है या तो आप इसको मॉनिटर पे चेक कर सकते हो,
ठीक है। या फिर कोई आपके पास इस तरह के कोई दूसरे डेस्कटॉप है तो कोई यूज़ कर सकते हो। नहीं तो फिर आप अगर आपके मॉनिटर पे ये पावर आ रही है और डेस्कटॉप पे पावर नहीं आ रही तो मॉनिटर की वायर से आप इसको चेक कर सकते हो सप्लाई, ठीक है। मतलब आपस में चेंज कर सकते हो। अगर ये वाली वायर आपकी फॉल्टी है तो आपको ये रिप्लेस करनी है। दूसरी बात, मैंने आपको बताया था कि अगर ये वाली वायर आपकी ठीक है और आपकी सिस्टम ऑन नहीं हो रहा है, ठीक है, ये इंस्टॉल करने पे आपका तो सप्लाई ऑन नहीं हो रही तो आप इससे सप्लाई चेक करने के लिए मैंने आपको बताया था कि जैसे ग्रीन और ब्लैक को शॉर्ट करनी है, ये इस तरह से ग्रीन और ब्लैक वायर को शॉर्ट करनी है और आपको ये फैन रोटेट हो गया, ठीक है। तो इससे हमें कन्फर्म हुआ कि हमारा ये जो है परसेंटेज में ठीक है। अब हम स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे। अब हमारा क्या कई कंडीशन में क्या होता है कि हमारा अब जो भी अभी सारी बात आती है हमारे मदरबोर्ड में, ठीक है। अगर इसकी मदरबोर्ड में स्टेप बाय स्टेप अगर इसने जो सीमोस मैंने आपको बैटरी बताई थी, बैटरी और इसको क्लॉक सेक्शन बताया था, अगर ये क्लॉक सेक्शन आपका काम नहीं कर रहा है, इसके सामने एक बायो चिप लगी होती है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इसकी ये जो चिप होती है प्रोग्रामेबल चिप होती है, इसके अंदर एक फर्मवेयर जो है वो इंस्टॉल किया जाता है कंपनी के द्वारा, जो कि इसके हार्डवेयर को सारे जो जितना भी इसका हार्डवेयर लगे हैं, इनमें कंपोनेंट हो गए, फैन की स्पीड हो गई, प्रोसेसर हो गया, टीचर स्लॉट हो गए, साउंड हो गए, यूएसबी हो गए, यूएसबी पोर्ट्स हो गए, इनको इनेबल डिसेबल इनको मैनेज करने का काम जो है वो इस प्रोग्रामेबल चिप में जो है फिट होता है, ठीक है। इसको हम बायोस कहते हैं। बायोस का मेन काम ये है कि इसकी जो हार्डवेयर इसका हार्डवेयर है उसको मैनेज करने का काम करता है, ठीक है। इसको बूटिंग प्रोसेस पे लाना, ये हमें इसको कैसे इसकी सेटिंग्स को करना है, क्लॉक वाली जो भी इसकी जिसकी क्लॉक इसकी जो टाइम जो भी इसी प्रो चलता है। इनकेस अगर ये इसका जो प्रोग्रामिंग जो चिप है इसके कोई इसका फर्मवेयर जो है वो करप्ट हो जाता है तो उस कंडीशन में भी हमारा कोड जो है ऑन नहीं होगा, ठीक है। तो ये चलो ये काफ़ी लंबा प्रोसेस है, वैसे इसके लिए तो मशीनें आती है प्रोग्रामिंग की, प्रोग्रामर्स आते हैं, उन्हीं के थ्रू ये है दोबारा से रैप की जाएगी। तो मेन हमारा ये है, ठीक है। तो मेन इसकी प्रॉब्लम हो सकती है, बाइक्स की प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद हमने जो है पावर जो कैबिनेट का जो मशीन का पावर स्विच है एक बार उसको भी चेक करना है। अगर वो हमारा पावर स्विच ठीक है या फिर खराब है तो आप डायरेक्टली भी यहाँ से ये जो यहाँ पे एक स्लॉट होता है पावर का जो कनेक्टर होते हैं, आप यहाँ से डायरेक्टली टीजर की उससे या फिर उससे कोई भी आपका उससे करके देख सकते हो। फिर अगर आपका खराब है तो उस कंडीशन में भी आपका जो है किसी और नहीं होगा। अब बात करते हैं कि चलो हमारा पीसी तो ऑन हो गया है, बट अब उसमें हमारा जो है हमें दिक्कत क्या आ रही है कि हमें पीसी तो ऑन हो गया लेकिन हमें उसमें डिस्प्ले नहीं आ रहा है। अब डिस्प्ले हम कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले आपने क्या करना है, उसमें एक सिंपल सा मेथड है। आप जब भी मशीन को ऑन करो और आपकी मशीन पे जो है रेड या फिर ग्रीन जो भी है ग्लो हो जाती है। अब आपको क्या होता है कि मॉनिटर पे कुछ भी डिस्प्ले नहीं आता है। सबसे पहले आपने क्या चेक करना है, सबसे पहले तो आप मॉनिटर की वो देख लो पावर कोड आपने चेक कर लिया तो प्रॉपर लाइट आ रही है कि नहीं आ रही है। दूसरी बार आपने क्या करना है कि अपने जो आपका कीबोर्ड है, अपने कीबोर्ड की जो एलईडी नम लॉक होती है, कैप्स लॉक होती है, स्क्रॉल लॉक जो भी होती है, उसको प्रेस करना है, ठीक है। अगर वो ऑन ऑफ मतलब जैसे चलती है रुकती है चलती है रुकती है तो इट मीन्स आपकी उसमें डिस्प्ले आ रहा है, आपकी मशीन में डिस्प्ले आ रहा है। बट प्रॉब्लम कहाँ है, या फिर उसकी आउटपुट भेजिए जो मॉनिटर की कनेक्टिविटी है उस उसमें प्रॉब्लम या फिर आपके मॉनिटर में प्रॉब्लम है। अगर आपके कीबोर्ड पे डिस्प्ले आ रहा है प्रॉपर ऑन ऑफ करते हैं, ये ये हमारे पास कीबोर्ड है, कि हम नम लॉक को ऑन ऑफ करते हैं तो आप देख रहे हो जैसे कि ये देखो ये वाली जो वायर है, ये वाली जो एलईडी ये लो हो रही है, ठीक है।
ठीक है सर। तो जैसे ये नम तो जैसे एक कीबोर्ड है हमारे पास। अब मैं इसकी नम 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 की को जो है नम लॉक की को प्रेस कर रही हूँ, तो ये देखो आप यहाँ पे ये ग्लो हो रही है, ये वाली जो नम लॉक। ठीक है, तो इट मीन्स की जो है हमारे पीसी में डिस्प्ले आ रहा है, जो मदरबोर्ड है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है। और प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम है हमारे, या फिर हमारे जो बीजे केबल है जिससे मॉनिटर अटैच है उसमें प्रॉब्लम है, या फिर हमारे मॉनिटर में प्रॉब्लम है। अगर इनकेस अगर हमारे पीसी की जो है नम लॉक, कैप्स लॉक, स्क्रोल लॉक कोई भी अगर ग्लो नहीं कर रहा है और एक साउंड बीप दे रहा है पीसी, तो उसमें हमारी जो है इंटरनल ही प्रॉब्लम है कुछ टाइप का। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो रैम्स है, ये जो रैम्स होते हैं ये भी डिस्प्ले में मेन इसका हुआ है। अगर ये फॉल्ट है आपकी रैम फॉल्ट है तो आपका डिस्प्ले नहीं आएगा किसी को। सबसे पहले आपने इसमें जो भी पावर सप्लाई के कनेक्टर है, ये वाले कनेक्टर, ठीक है, एक एक्स 20 20+4 पिन का कनेक्टर और 12 वोल्ट सीपीयू कनेक्टर, ठीक है, 12 वोल्ट सीपीयू कनेक्टर, इसको निकालना है, इसको रिमूव करना है यहाँ से और फिर इसको रिफिक्स करना है। दोबारा से इसको यहाँ पे कनेक्टर को इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद हम ट्राई करेंगे कि भाई दोबारा से स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। अगर फिर भी नहीं आता है तो उस केस में हमने क्या करना है, ये जो हमारी रैम होती है इनको निकालनी है, रिमूव करना है स्लॉट से। और इसकी जो ये पिने हैं, ये आपको दिख रही है, जो पिने हैं इनको बाय द हेल्प ऑफ इरेजर, इरेजर होता है हमारे पास, रबर होता है जो, उससे इनको क्लीन करना है। ठीक है, इसमें किसी प्रकार कोई केमिकल नहीं लगाना। ये कुछ थिनर भी यूज, कुछ एसिड उसिड इस चीज़ का यूज़ कर लेते हैं, जो सैनिटाइजिंग होता है, वो चीज़ें इसमें बिल्कुल भी नहीं करना। उससे क्या होता है कि हमारे जो कंपोनेंट्स होते हैं वो वीक हो जाते हैं। ठीक है, इसको रबर रबर से इसकी पिन को क्लीन करना है। ठीक है, इसको क्लीन करके और फिर इंस्टॉल करना है और फिर इसको चेक करना है। अगर डिस्प्ले हमारा आ जाता तो ठीक है, नहीं आता तो फिर उसकी कंडीशन में हम क्या करेंगे, इस तरह हमारा तीसरा स्टेप होगा प्रोसेसर। ठीक है, इस प्रोसेसर को भी हम सेम इसी तरह से ये ऐसे इसको यहाँ से रिमूव करके, ये अभी आप देख रहे हो कि इस प्रोसेसर की बैक साइड पे ये जो हमें गोल्डन कलर की जो है, गोल्ड कलर की जो पिन है, तो छोटे छोटे डॉट्स दिख रहे हैं। अब इन पिनों को भी हम इरेज की सहायता से जो है वो क्लीन करेंगे, जितने भी डॉट्स दिख रहे हैं। और एक चीज, ये जैसे हमने ये जो हीट सिंक होती है, हीट सिंक फैन होता है, ये हमारे प्रोसेसर के ऊपर लगा होता है। ठीक है, जिससे हमारे जो सीपीयू है वो उसकी टेम्परेचर को बढ़ने नहीं देता। इसको हम रिमूव करेंगे और एक बार पीसी को ऐसे ही ऑन करेंगे और इसको प्रोसेसर को हाथ से ऐसे हम जो है टच करके देखेंगे। अगर ये हीट हो रहा है, हल्का हल्का हीट हो रहा है, तो इट मीन्स कि हमारा प्रोसेसर जो है वो काम कर रहा है। अगर ये बिल्कुल ही भी हीट नहीं हो रहा है तो उस कंडीशन में क्या है, हमारा प्रोसेसर खराब है, या फिर इसकी वोल्टेज जो है 12 वोल्ट की जो सप्लाई नहीं आ रही है, या फिर इसके आसपास के जो है वी आर एम सेक्शन होता है, यहाँ पे जो वोल्टेज रेगुलेटर होता है, जो कंपोनेंट होते हैं मॉसफेट होते हैं, या फिर इनमें कोई दिक्कत है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, इसके हीट सिंक को निकालेंगे, इस पे प्रोसेसर और पीसी को ऑन करेंगे, उसको फिंगर से टच करके देखेंगे कि ये हीट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर बिल्कुल भी नहीं हो रहा है हीट, तो हम इसे क्लीन करेंगे और जो भी है उसकी वोल्टेज को चेक करेंगे। ठीक है, तो ये जो कुछ बेसिक मेथड है जो हम कर सकते हैं ट्राई। तो अगर हमने प्रोसेसर भी चेक कर लिया और हमारे इसमें डिस्प्ले नहीं आ रहा है, तो उसके बाद जो है कि हम हमारे पास क्या है, सिक्योरिटी हो जाती है कि हमारे मदरबोर्ड में भी हमने जब सप्लाई भी चेक कर ली है, रैम भी रिप्लेस कर ली है, प्रोसेसर भी चेक कर लिया है, तो सिक्योरिटी हो जाती है कि हमारे मदरबोर्ड में ही कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है, या फिर उसकी आयु चिप काम नहीं कर रही है, फिर उसकी बायोस काम नहीं कर रही है। तो कोई ना कोई उसके लिए हमें टेक्नीशियन के पास भेजना पड़ेगा, या फिर अगर हमें नॉलेज है चीज़ तो हम खुद भी कर सकते हैं। तो सप्लाई का आपको पता लग ही गया है।
सेंसर्स क्या होती है, किस काम में यूज होती है, कितने प्रकार के सेंसर्स होती है। हमारे मोबाइल चार्जर से लेके लैपटॉप के चार्जर से लेके तकरीबन हर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में पावर सप्लाई लगी होती है। ठीक है। तो एसी और डीसी जो है जो डिवाइसेस होती हैं, एसी कंपोनेंट जो होते हैं वो दो, इसमें जितने भी कंपोनेंट होते हैं उसमें कंपोनेंट्स आ जाता है, चाहे वो फिल्टर कैपेसिटर है, चाहे वो डायोड है, चाहे वो पीएफ है, चाहे वो एनटीसी पीटीसी है, तो ट्रांसफार्मर है, डायोड जो भी है, मतलब रजिस्टर है। इनका तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि इनका मतलब क्या काम है हर एक कंपोनेंट का। इस हमारे जो नॉर्मल घरों में होते हैं, हमारे पास दोनों तरह की डिवाइस होती है। इलेक्ट्रिक डिवाइस भी होती है और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी होती है। इलेक्ट्रिक डिवाइस में देखो हमारे पास जो है मेन, वो हमारा क्या होता है, हमारे फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, मतलब जो डायरेक्ट बिजली से चलते हैं उनको कहते हैं हम इलेक्ट्रिकल डिवाइस। जैसे हमारे पास टीवी हो गया, साउंड सिस्टम हो गए, कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, ये सारे इनको चलाने के लिए एक पावर सप्लाई की जरूरत पड़ती है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। तो एसी और डीसी जो कंपोनेंट्स होते हैं, डिवाइसेस होती है, उनका सिंपल से एक ही पहचान है उनकी, जो डायरेक्ट हमारे एसी पावर से चलती है। जैसे कि हमारा फैन हो गया, मैंने बताया फ्रिज हो गया, और वॉशिंग मशीन होगी, ये सब एसी एसी पावर पे वर्क करते हैं। और डीसी पावर में हमारे जो है वो है, जो हमारे टीवी, साउंड सिस्टम, लैपटॉप, कंप्यूटर्स, ये सब चीज़ें हमारे जो है वो अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में आते हैं। तो सिंपल सा मतलब कहने का, जो जो भी डिवाइस, जो भी वो हमारे इलेक्ट्रिक जो डायरेक्ट एसी से वर्क करते हैं वो इलेक्ट्रिकल डिवाइस में आते हैं। और जो हमारे डीसी से डायरेक्ट, मतलब एसी से ना, तो डीसी में कन्वर्ट करके तो उससे वर्क करते हैं, वो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट कहलाते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस कहलाते हैं। तो
मीत जी ने एक तरह से सारा कुछ बता दिया आप लोगों को। क्लियर हुआ जी एसएमपीएस और मदरबोर्ड के बारे में? हेलो, किसी को कोई डाउट है सर इसके रिगार्डिंग? नो सर। एक बार हम दोबारा से एक बार पीसी असेंबली का देख लेंगे, पीपीटी के माध्यम से आपको थोड़ा दिखा देते हैं। कंप्यूटर असेंबली डिसेंबली के बारे में आपको पता होगा, है ना जी? ये हमारे एसएमपीएस पे वोल्टेज होती है, ठीक है। इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं या फोटो खींच सकते हैं। ये जो एसएमपीएस की वोल्टेज होती है, ये आपके सामने है स्क्रीन पे। ब्लू और ऑरेंज होती है -12 वोल्ट होती है, और ऑरेंज वाली जो होती है हमेशा 3.3 वोल्ट है। ये याद करने का बिल्कुल तरीका भी सिंपल है। जो ऑरेंज होती है वो हर जगह 3.3 वोल्ट होगी, ठीक है। और रेड पे 5 वोल्ट की आती है हमेशा, येलो पे जो होती है 12 वोल्ट होती है, ठीक है। और जो ये वायलेट कलर है इसके अंदर 5 वोल्ट होती है, स्टैंड बाई पे होती है, ठीक है। तो नोट डाउन कर सकते हैं आप लोग, ये सप्लाई है जो होती है। ये मदरबोर्ड है हमारा, डेस्कटॉप का जो मदरबोर्ड है, ये हमारा मदरबोर्ड है। इसके सारे स्लॉट आपको बता दिया होंगे, सारे स्लॉट बता दिए होंगे आपको, आप इसकी फोटो खींच के रख सकते हैं। संतोष जी, कुछ लोगों ने पीपीटी पिन नहीं किया था, आप दोबारा बता दीजिए उनको शुरू से। I request all the participants, there is the icon CSC and IEEE Chandigarh. So kindly pin on that or double click. So Mr. Santosh will again repeat the presentation. In case if any participant has any problem, kindly write on the chat box or unmute. ठीक है संतोष जी, आप शुरू कर लीजिए। अरे वो सबसे पहले जो कंप्यूटर बनाने के लिए जो सीपीयू होता है उसे असेंबल करने के लिए हमें किस चीज़ की जरूरत होती है? सबसे पहले हमें एक चेसिस चाहिए होता है, जिसे केस बोलते हैं, ठीक है। कैबिनेट होती है पूरी, वो चाहिए होता है। उसके अंदर फिर हम क्या लगते हैं, एसएमपीएस लगते हैं, जिससे पावर सप्लाई बोलते हैं, ठीक है। ये सब पावर सप्लाई बारे में आप लोगों ने पढ़ा। फिर मदरबोर्ड देखते हैं। मदरबोर्ड हम उस हिसाब से लेते हैं जैसे कि हमें जनरेशन यूज करना होता है। मदरबोर्ड डिफाइन करने का एक तरीका होता है कि हम मदरबोर्ड कौन सा सिलेक्ट करें जो फ्यूचर में भी काम करे। और मदरबोर्ड जो चूज करना होता है ये बहुत ही लॉजिक चीज है, और ये बहुत ही हिसाब से करना होगा। जैसा मदरबोर्ड आप लेंगे उसके हिसाब से फ्यूचर कंप्यूटर आप बना सकते हैं। जैसे कि सर स्क्रीन में कुछ नहीं दिख रहा है। स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है, स्क्रीन पे कुछ है नहीं तो इसलिए दिखा नहीं रहे ना, ऐसे बरोली बता रहे हैं आपको। जो चीज़ है स्क्रीन पे नहीं है ये। तो कंप्यूटर बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या होती है, एक केस चाहिए होता है, ठीक है। केस के बाद एक पावर सप्लाई होता है, पावर सप्लाई चाहिए होता है, फिर मदरबोर्ड चाहिए होता है। मदरबोर्ड हमें उस हिसाब से चूज करते हैं जो फ्यूचर कॉन्फ़िगर होगा, फ्यूचर कंप्यूटर होगा उसके हिसाब से। मान लीजिए अभी कोर टू ड्यू आए थे, कोर टू ड्यू में भी सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, इस तरह से प्रोसेसर आए थे। हम प्रोसेसर हम वही यूज करेंगे जो मदरबोर्ड का सपोर्ट करता है। अगर हम i3 का फर्स्ट जनरेशन मदरबोर्ड लेते हैं, ठीक है, मदरबोर्ड कौन से प्रोसेसर को सपोर्ट करता है ये हमें चेक करना होता है। तो जैसे कि हम स्क्रीन आपको दिख नहीं रही है, विजिबल नहीं है डेस्कटॉप? हेलो सर दिख रही है, दिख रही है। तो हम जब कंप्यूटर असेंबल करते हैं तो सबसे पहले गूगल पे हम सर्च मार सकते हैं कि हमारा जो प्रोसेसर है, अगर i3 है, ठीक है, i3 है, और प्रोसेसर अगर हमारे पास i3 है तो इसके लिए कौन कौन सी मदरबोर्ड सपोर्ट करते हैं। i3 मान लीजिए 9th जनरेशन, ठीक है, तो कौन सा मदरबोर्ड सपोर्ट करता है? i3 9th जनरेशन सपोर्ट मदरबोर्ड, सपोर्ट मदरबोर्ड लिख देंगे तो i3 थर्ड जनरेशन जैसे आगे सपोर्टेड मदरबोर्ड, तो ये आपका शो कर जाएगा गूगल पे। आसूस का प्राइम में A320 मॉडल है,
ये जो है थर्ड जनरेशन को सपोर्ट करता है, इसकी स्पीड 3.3 गीगाहर्ट्ज है, ठीक है, गीगाहर्ट्ज में है। इस तरह से हम अपना सिलेक्ट करते हैं इसमें कौन सी रैम रहेगी, DDR4 रहेगी। तो इस तरह से हम कंप्यूटर असेंबल करने के लिए उसको हम चेक कर सकते हैं। क्लियर है जी? हेलो। यस सर। हाँ, तो इस प्रकार से हम अपना एक सीपीयू, जो बेस्ट सीपीयू बनाने के लिए हम चूज कर सकते हैं। अब मान लीजिए हमें कैबिनेट लेनी है, कैबिनेट में हमने मदरबोर्ड कौन सा लेना है, ATX मदरबोर्ड होता है, AT मदरबोर्ड होता है, जो सप्लाई आपको दिखाई थी मदरबोर्ड की, टाइप ऑफ मदरबोर्ड। ये देखिए मदरबोर्ड की इमेज आ रही है, ठीक है। हमें अगर हमारा कैबिनेट बड़ा है तो उसके लिए ATX मदरबोर्ड यूज होता है, लेकिन जनरली आजकल जो है कि मिनी मिनी ATX बोर्ड ही आता है, छोटे स्मॉल वाले ही आते हैं, ठीक है। ये नैनो होता है। इस तरह से मदरबोर्ड के टाइप हैं। जो अब बड़ी कैबिनेटों के लिए ATX आते हैं, अब बड़ी कैबिनेटें बहुत कम आती है, इसलिए मिनी ATX जो बोर्ड होता है वही यूज करते हैं, ठीक है। तो हमारा सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट रहता है कि हम अगर मदरबोर्ड खरीद रहे हैं तो उसको ये देखना होगा कि हमारा जो मदरबोर्ड है कौन सी जनरेशन को सपोर्ट करता है। अगर हमने कंप्यूटर कन्फिगर किया i3 थर्ड जनरेशन, राइट, जनरेशन कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? क्लियर है आपको किसी को जनरेशन कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे मदरबोर्ड का, प्रोसेसर का? प्रोसेसर निकालना है, मैं आपको प्रोसेसर दिखाता हूँ, प्रोसेसर की इमेज दिखाता हूँ। विजिबल है आपको? हाँ जी, किसी को विजिबल है सर सबको? यस सर, विजिबल। हाँ मैडम, जैसे ही हम देख सकते हैं प्रोसेसर है, और ये प्रोसेसर कौन सा है हम कैसे पता लगाएंगे कौन सा है, जनरेशन कौन सी है? क्लियर हो रहा है आप लोगों को? ये जो यस सर। प्रोसेसर है i3 है, इसका नंबर जो दे रखा है 3240, ठीक है। तो 3240 है, मतलब 3 से स्टार्ट हो गया ना ये, तो इसका मतलब ये थर्ड जनरेशन है। अगर यहाँ से 40 कुछ नंबर होता तो ये फोर्थ जनरेशन होता। अगर ये 3 डिजिट होते यहाँ पे 324, तो ये क्या होता, फर्स्ट जनरेशन होता। 3 डिजिट होते तो ये फर्स्ट जनरेशन होता। फर्स्ट जनरेशन में 3 डिजिट होते हैं, जो जनरेशन बढ़ती चली जाएगी फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो ये 2000 की सीरीज होती तो सेकेंड जनरेशन होता। ये 3 है थर्ड जनरेशन, फोर्थ होगा तो फोर्थ जनरेशन। इस तरह से जनरेशन हम डिफाइन कर सकते हैं, मतलब प्रोसेसर पहचान सकते हैं कौन सा जनरेशन का है। नाइन्थ जनरेशन, ये देखिए नाइन्थ जनरेशन है, नाइन्थ जनरेशन में i7-9900, ये i7 का नाइन्थ जनरेशन है, ठीक है। अगर हमने मदरबोर्ड चूज किया है i3 का नाइन्थ जनरेशन, तो उसके अंदर हम प्रोसेसर i7 नाइन्थ जनरेशन का लगा सकते हैं। लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते? इसको हम i7 पे नाइन्थ जनरेशन जो है प्रोसेसर यूज कर सकते हैं। अगर i3 का नाइन्थ जनरेशन का मदरबोर्ड है डेस्कटॉप का, तो उसके अंदर हम i7 नाइन्थ जनरेशन का प्रोसेसर यूज करके उसको हम अपग्रेड कर सकते हैं। कहते हैं ना अपग्रेड करना है, PC अपग्रेड करना है, तो कैसे अपग्रेड करना है, इसी तरह से अपग्रेड कर सकते हैं। अगर हमने i3 का सेकेंड जनरेशन लिया रखा है मदरबोर्ड, और उसको हम चाहेंगे कि थर्ड जनरेशन या फोर्थ जनरेशन लगा लें उसके अंदर i7 का, तो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हम कहीं भी मदरबोर्ड लेते हैं तो हायर जनरेशन के साथ लेते हैं, जो हायर जनरेशन सपोर्ट करता है, ताकि फ्यूचर में कोई मदर प्रोसेसर आता है तो उसको सपोर्ट कर सकते हैं। ज़्यादातर ही लोग होते हैं जो मीडियम यूज करते हैं, i3 फोर्थ जनरेशन थर्ड जनरेशन लेते हैं, ठीक है, या 7th जनरेशन लेते हैं या 8th जनरेशन लेते हैं। तो उसको मदरबोर्ड जो है हमेशा हम फ्यूचर में उसको यूज कर सकते हैं। क्लियर है जी? ये तो हो गया मदरबोर्ड का। अब मदरबोर्ड हमने ले लिया है, लेकिन मदरबोर्ड के अंदर कौन सी रैम रहेगी? सबसे पहले हमने क्या देखा था कि हमें क्या क्या चाहिए होता है, एक
चेसिस चाहिए होती है, जो कैबिनेट होती है, पावर सप्लाई की, मदरबोर्ड कन्फिगर कर लेना है हमने कौन सा मदरबोर्ड यूज करेंगे, ठीक है। कनेक्टर होते हैं जो कि मदरबोर्ड के अंदर कौन कौन से कनेक्टर होते हैं वो लगेंगे। सीपीयू इंटरफेस करना है, सीपीयू को इंटरफेस करना है, रैम, ठीक है। हमारे कंप्यूटर के चॉइस होते हैं इस प्रकार से होती है। ये पीसीआई स्लॉट होते हैं। पीसीआई स्लॉट के अंदर हम क्या क्या यूज कर सकते हैं? पीसीआई स्लॉट के अंदर हम जैसे कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस लगाना होता है उसको, जैसे लैन कार्ड हो गया, ग्राफिक कार्ड हो गया, ग्राफिक के लिए एजीपी होता है, ठीक है। ये एजीपी स्लॉट होता है जो ब्लैक कलर का है ना, एक ग्राफिक कार्ड के लिए सपोर्ट करता है। कई स्लॉट जो होता है लैन कार्ड वगैरह के लिए, बीजीए पोर्ट वगैरह के लिए यूज कर सकते हैं हम। अगर हमारी डिस्प्ले खराब हो गई है तो हम ग्राफिक कार्ड के अंदर भी आता है आजकल बीजीए डिस्प्ले लेने के लिए, ये लैन कार्ड, साउंड कार्ड वगैरह के लिए पीसीआई स्लॉट होता है, ठीक है जी। इस तरह हम सेम यूज कर सकते हैं। ये प्रोसेसर जो लगता है उसके ऊपर सॉकेट नंबर होता है और सॉकेट से आइडेंटिफाई करते हैं कि हम क्या है। पहले तो मदरबोर्ड के अंदर नॉर्थ बीच साउथ बीच अलग अलग आते थे, ठीक है। अब जो मदरबोर्ड आते हैं नॉर्थ बीच और साउथ बीच दोनों को कंबाइन कर दिया गया है। इससे एक बेनिफिट ये हुआ है कि जैसे हमारी प्रोसेसर होता है ना, प्रोसेसर को क्या बोलते हैं कि हमें पहले जो हार्ड डिस्क के साथ डाटा लेने के लिए दिक्कत होती थी। पहले हमारा प्रोसेसर होता था नॉर्थ बीच को कंफर्म करता था, साउथ बीच डाटा, इस तरह से काफी लंबा प्रोसेस होता था। इसके लिए पहले रैम को डाटा भेजना था। हमारे रैम जो मेमोरी होती है दो प्रकार की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है। तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी होती है, तो इसके अंदर भी एक लॉजिक लगाया गया कि अब दोबारा से हम रैम से डाटा जो लेते हैं वो हार्ड डिस्क के अंदर देते हैं, सेकेंडरी के अंदर डाटा जाता है सेकेंडरी रैम मेमोरी में। तो इसके लिए फिर नई टेक्नोलॉजी आई जो कि कैश बोलते हैं। आज तक प्रोसेसर के साथ ही कैश का जो चिप होता है वो अंदर होता है। जैसे होता है ना, एक हम जैसे कोई मिल होती है, जैसे आटा की मिल होती है, आटे की मिल के अंदर एक गोदाम होता है जहाँ से गेहूं हम ले आते हैं और फिर उस मिल के अंदर देते हैं पीसने के लिए। तो कुछ जो स्टोरेज होती है वो मिल के पास रखी जाती है ताकि एट टाइम हम उठाएं और मिल में अंदर डालें और प्रोडक्शन जो है ज़्यादा निकले, ठीक है। उस तरह से केस जो सीपीयू के साथ एक बनाया गया कैसे मेमोरी का जो बताया गया, वो केस मेमोरी का काम वही होता है। जो डाटा होता है ना वहाँ से थोड़ी स्टोर कर लेता है, जो बार बार हम चीज लेते हैं वो वहाँ स्टोर होती है और जब भी उसको जरूरत होती है तुरंत ऑटोमेटिक अंडरस्टैंड करके वो हमें आउटपुट देता है कि भाई ये सामान मांग रहा बंदा, ये चीज यहाँ पे है, यहाँ से ये जल्दी होती है, इसलिए कैसे मेमोरी बिल्ड हुई। मेमोरी का टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, हम करेंगे इसको कवर, तो मुश्किल है इस वीडियो में। मेमोरी अलग अलग पूरी प्राइमरी सेकेंडरी मेमोरी होती है, मेमोरी टाइप। तो अभी आपको बताया था पीसीआई स्लॉट के लिए ना लैन पोर्ट है, बता दिया आपको, सारा कुछ बता दिया इन्होंने। उसके बाद हम लोग अब करेंगे मदरबोर्ड और स्विचेस। तो आप लोग का हो गया, कोई डाउट है इसके लिए तो कुछ पूछ सकते हैं, ठीक है। तो हम अभी नेक्स्ट चलेंगे, इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा बताएंगे पंडित जी, ठीक है। प्रिंटर ले आएंगे अभी, हम आपको दिखाएंगे। मदरबोर्ड सीपीयू के अंदर कोई डाउट है तो बता दीजिए। हमें कंप्यूटर असेंबल करने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए होती है, मेन तो हमारा ये होता है ना जी। कंप्यूटर असेंबल करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, कैबिनेट चाहिए होती है, मदरबोर्ड चाहिए होता है, फिर हीट सिंक चाहिए होता है उसके ऊपर, प्रोसेसर कौन सा लेना है हमने, मदरबोर्ड के हिसाब से ही प्रोसेसर लेते हैं, जो मदर रैम कौन सी DDR3 है 4 है, इस तरह से हम ये चीज़ असेंबल करने के लिए। बाकी गूगल पे आप लोग काफ़ी कुछ कर सकते हैं। मान लीजिए रैम आइडेंटिफिकेशन करनी है, रैम आइडेंटिफाई, ऐसे हम रैम को जानेंगे कौन सी
वोल्टेज पे कौन सी रैम लगती है। ये देखिए, रैम आइडेंटिफाई करने के लिए होता है सॉकेट, ठीक है। जैसे कि DDR4 है, वोल्टेज जितनी रैम का जो बढ़ता गया ना, उतनी क्या बोलते हैं वोल्टेज कम होती है। जो पहले आती थी रैम बोलते थे जो DDR में 2.5 वोल्ट होती थी, फिर उसके बाद HD रैम आ गई 3.3 वोल्ट आती है, फिर DDR उसके बाद आई हमारी, ठीक है। 5 वोल्ट पे वर्क करती है। DDR2 आ गई, फिर 1.2 पे 8 वोल्ट पे वर्क करती है। ये मदरबोर्ड के अंदर जो सॉकेट होता है उसके ऊपर ये लिखा होता है सेंटर के अंदर कि 1.8 है तो कौन सी रैम लगेगी, DDR2 लगेगी। 1.5 है तो DDR3 लगेगी। DDR4 जो आ गई 1.2 और 1.3 वोल्ट पे काम करती है, ठीक है। मदरबोर्ड में इतनी वोल्टेज हमें चाहिए सप्लाई SMPS के द्वारा इस रैम को इतनी वोल्टेज होगी तभी वो वर्क करेगी, ठीक है। कई बार रैम की वजह से कितनी प्रॉब्लम आती है हमारे कंप्यूटर में। कंप्यूटर हमारा डिस्प्ले देना बंद करता है, ब्लैक स्क्रीन आती है। वो किसकी वजह से होती है? वो रैम की वजह से होती है। ब्लैक स्क्रीन आती है क्योंकि कई बार उसके अंदर डस्ट हो जाती है, माउस से हो जाती है। उसको निकाल के आप थोड़े साफ करके लगा सकते हैं दोबारा से। बीप की आवाज आती है, अगर रैम में कोई प्रॉब्लम होती है तो बीप की करती है, ठीक है, प्रॉपर अगर फिट नहीं हुई हो तो। और इसको कई फोर्सफुली नहीं करते, सॉकेट के अंदर स्लॉट जो बनाए हुए थे कट को देखकर, ये जो कट होता है ना मदरबोर्ड के अंदर भी कट होते हैं, इसको मैच करा के ही लगाया जाता है। आप ज्यादा फोर्स करेंगे तो आप देखेंगे टेढ़ी हो जाएगी। ये मदरबोर्ड से लेके सी प्रोसेसर तक जितनी भी सर्किट है थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर जाता है ये, ठीक है। भी खराब भी होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं, इसलिए कई फोर्सफुली रैम को नहीं लगाते। स्लॉट पे अगर बैठ जाए तो आराम से आप लगाएंगे, अपने आप क्लिक हो जाती है। तो हम इस बोर्ड की वोल्टेज देख के, अगर बोर्ड हमें सिंपल मिल जाता है तो बोर्ड पे जो लिखा होता है ना सेंटर के अंदर, उस वोल्टेज को देख के हम बता सकते हैं कौन सी रैम है। अदरवाइज रैम के ऊपर तो लिखा ही होता है PC2 PC3, रैम के ऊपर लिखा होता है। ये ऐसा हम रैम पता कर सकते हैं। एक चीज और है, जैसे हम लोग डेस्कटॉप पे असेंबल करते हैं ना, तो हार्ड डिस्क का भी बहुत बड़ा रोल होता है। हमें हार्ड डिस्क कौन सी चूज करनी होती है। हार्ड डिस्क के भी ना कलर अलग अलग होते हैं। हार्ड डिस्क जो होती है उसके कलर अलग अलग होते हैं, आपको दिखा देते हैं। देखिए ये हार्ड डिस्क है, कलर जो अलग होते हैं अलग अलग डिफाइन किए जाते हैं कहाँ पे कौन सी यूज करनी होती है। हार्ड डिस्क के कलर होते हैं, आप नोट कर सकते हैं इसको। ग्रीन हार्ड डिस्क कहाँ यूज करते हैं, ब्लू हार्ड डिस्क कहाँ यूज करते हैं, ब्लैक क्यों होती है। ब्लैक जो हम ज़्यादातर वीडियो एडिटिंग वगैरह के लिए जो होते हैं ना, ग्राफिकली जो वर्क करते हैं उनके लिए ब्लैक हार्ड डिस्क यूज करते हैं। पेपर हम इसमें ब्लू में भी यूज कर सकते हैं, ग्रीन भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जो परफॉर्मेंस हमें मिलती है ब्लैक हार्ड डिस्क से तो ज़्यादा मिलती है, ठीक है। ये हार्ड डिस्क के सारे कलर हैं जो हम यूज कर सकते हैं, आप नोट डाउन कर सकते हैं। जो सर्वर होते हैं ना, सर्वर के अंदर रेड हार्ड कलर की हार्ड डिस्क होती है नेस के लिए। अभी हम आपको प्रिंटर के बारे में बताते हैं संदीप जी थोड़ी देर में। मोस्टली देर इज वन क्वेश्चन की डिफरेंट रैम्स कैसे पता लगेंगे, जैसे DDR1 DDR2 DDR3, या कैसे आइडेंटिफाई या डिफरेंशिएट करेंगे? क्या सर दोबारा बताएंगे सर? एक चैटिंग पर एक क्वेश्चन है कि डिफरेंट रैम को कैसे आइडेंटिफाई करना है, जैसे DDR1 DDR2 है DDR3। ना, ये आइडेंटिफिकेशन के लिए दिख रहा है सर डिस्प्ले पे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। एक तो ये है कि रैम के ऊपर भी लिखा होता है,
मिनट में वीडियो में दिखा देता हूँ। रैम दिखा, देखो रैम के ऊपर लिखा होता है PC1, PC2, PC3। काइंडली स्पीकर को पिन कर लीजिए, काइंडली डू द पिन द स्पीकर to get the maximum view. Now he is showing practically the RAM. ज्यादा यूज नहीं होगा। इस रैम के ऊपर ना जो स्टिकर लगे हुए हैं, इसके ऊपर लिखा होता है, अगर कोई रैम देखेंगे तो इसके ऊपर लिखा होता है PC2, PC3, PC4। ठीक है, ये रैम को लगा सकते हैं। और मदरबोर्ड को देखना होगा तो मदरबोर्ड का जो सर्किट होता है ना, स्लॉट होता है मदरबोर्ड, इस मदरबोर्ड का जो स्लॉट होता है, ये इसके सेंटर में लिखा होता है। इस सेंटर पे लिखा होता है, विजिबल नहीं होगा तो इस पे सेंटर पे लिखा होता है वोल्टेज पूरी है। इस पे कितनी वोल्टेज है, ये 1.8 है, यानी कि DDR2 रैम इसके ऊपर लगेगी। 1.5 आ गई तो DDR3 लगेगी। जितनी वोल्टेज बढ़ेगी उतनी DDR बढ़ती चली जाती है। 1.25 आ गई तो 3 आ गई तो वो DDR, विजय प्रकाश जी, DDR1, DDR2 हाउ कैन आइडेंटिफाई। सर ये बताया ना आपको, DDR के लिए यहाँ से भी देख सकते हो, गूगल पे भी लिख सकते हो तो आपको प्रॉपर बता देगा वो। रैम की जो ये वोल्टेज लिखी हुई है ना, विजिबल है सर ये। भाई आजकल का जो माइक्रो मदरबोर्ड आ रहे हैं ना, उसके अंदर 2 स्लॉट होते हैं, मिनिमम 2 स्लॉट तो होते ही हैं डेस्कटॉप के अंदर। मदरबोर्ड के अंदर होते हैं मिनिमम तो 2 स्लॉट होते हैं, मैक्सिमम 4 स्लॉट भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसा कि इस मदरबोर्ड के अंदर देख सकते हो वो 4 स्लॉट है। ठीक है, तो मिनिमम 2 स्लॉट होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि मदरबोर्ड अगर आप 32 बीट के लेंगे और 4 स्लॉट होगा तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि 32 बोर्ड की बीट के जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम डालोगे या मदरबोर्ड जो सपोर्ट करता है 32 बिट का, उसके अंदर 4 GB मेमोरी से ज्यादा सपोर्ट ही नहीं करता। ठीक है, इसलिए कभी भी 64 बिट का हम लेते हैं। उसके अंदर 4 स्लॉट भी होंगे तो वो भी देखना था मदरबोर्ड कितनी मेमोरी तक कैपेसिटी सपोर्ट करता है। 32 GB तक सपोर्ट करता है, 64 GB तक सपोर्ट करता है, उसको भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हो। चेक करना होगा हमें कि अगर हम जब प्रोसेसर लेंगे या मदरबोर्ड लेंगे तो उससे पूछना होगा ये कितनी जीबी तक सपोर्ट करता है, या इसका जो मॉडल है उसको हम स्पेसिफिकेशन चेक कर सकते हैं, ये कितने जीबी तक रैम, कितनी रैम सपोर्ट करता है। ठीक है, उसके हिसाब से। अब मान लीजिए आप इस मदरबोर्ड के अंदर 4 स्लॉट हैं और आप 4-4 GB की 2 रैम में 8 GB लगा लेंगे तो कभी सपोर्ट नहीं करेगा, यूजेबल नहीं दिखाएगा। ठीक है, जैसा कि आपको मैं दिखाता हूँ, इसमें स्क्रीन विजिबल है सर। सर डेस्कटॉप विजिबल है ये। डेस्कटॉप हम देख सकते हैं, अगर हम 32 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, जैसे हमारा ये ऑपरेटिंग सिस्टम कितने बिट का है, ये 64 बिट का है। कैसे पता करेंगे, 64 बिट का, ये देखिए सिस्टम टाइप 64 बिट। अगर इसके ऊपर हम अगर
32 GB तक से लगाते हैं तो ये मदरबोर्ड जो हमारा है ये सपोर्ट करता है कि ये 32 GB तक करता है। अगर चीज 64 बिट का होगा तो 4 GB से ज़्यादा ये सपोर्ट नहीं करता कहीं भी। तो पहले आते थे 4 GB की 32 बिट वाले मदरबोर्ड, तो अब नहीं आते, अब 64 ही मिनिमम बना देते कंपनी। किसी को रिक्वायरमेंट है तो उस हिसाब से ले सकता है। ठीक है, मैक्सिमम 64 आते हैं जिसमें कि 4 GB 8 GB 16 32 64 तक सपोर्ट करता है। अब इसमें रैम होता है, रैम का क्या बनाया जाता है साइज 2 4 6 8 16 12, कोई कहेगा 7 GB का रैम दे दो, है ना। तो वह सिंगल जीबी का रैम नहीं आती है, 2 4 6 4 6 4 8 16 32 ऐसे आती है। ठीक है, ऐसे आप इंक्लूड कर सकते हैं। और प्रोसेसर आपको बता दें, जैसे i7 है, ये 8700 है, 8 डिजिट के बाद 3 डिजिट लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये 8 जनरेशन हमारा है। ये कितने गीगाहर्ट्ज की सपोर्ट कर रहा है, 3.9 गीगाहर्ट्ज की सपोर्ट है। ठीक है, इसकी स्पीड इतनी है, इस तरह से हम जान सकते हैं। अगर हमें देखना होगा कि हमारा सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, सिस्टम जो है कॉन्फ़िगरेशन क्या पूरी चेक करनी होगी, तो कैसे देखेंगे, हमने विंडो आर प्रेस करेंगे, रन में जाएंगे, ms info 32 एंटर देंगे। ठीक है, ये देखिए पूरी इंफॉर्मेशन हमारे डेस्कटॉप की आ गई। विजिबल है सबको? सर विजिबल है? Yes, sir, it's visible. इससे हम पता लगा सकते हैं कि हमारे जो CPU है उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है। कमांड आप नोट कर सकते हैं ms info 32। ठीक है, इससे हम अपने पीसी का जो है कॉन्फ़िगरेशन चेक कर सकते हैं। हमारा जो विंडो है OS क्या है, विंडो 10 है। ठीक है जी, वर्जन कौन सा है, विंडो की वर्जन कौन सी है, ये भी चेक कर सकते हैं। इस तरह से सारी आप चेक कर सकते हैं। i7, ठीक है, ये हमारे सारे चेक कर सकते हैं, ऐसे करते हैं। मेमोरी है, इस तरह से कंपोनेंट भी चेक कर सकते हैं, CD रोम डिस्प्ले। हम इसके अंदर पूरी जो भी कॉन्फ़िगरेशन देखनी होगी हमें यहाँ पे चेक कर सकते हैं, इसके अंदर जाके ms info 32 में। ठीक है, इस तरह से। और हमें विंडो, मान लीजिए कि हमारी विंडो ओरिजिनल है, डुप्लीकेट है, ठीक है, इसको भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ही नहीं कर सकते। ये देखिए हमारे पीसी की जो ट्रबल शूटिंग के रूल हैं वो कैसे हम कर सकते हैं, इसमें वीडियो में जैसे दिखा रहा है आप इसे भी देख सकते हो। ठीक है, इस तरह सारी चीज़ें हैं, ये अपना ही चैनल है। ये है हमारे विंडो, विंडो को हम एक्टिवेट कैसे कर सकते हैं। विंडो कई बार ऐसा होता है ना, यहाँ पे दिखाता है कि विंडो इज नॉट एक्टिवेटेड, तो करता है ना कई लोगों को, तो उसको हम रिमूव कर सकते हैं, वाटर मार्क जो होता है उससे हम रिमूव कर सकते हैं। कैसे, रजिस्ट्री एडिटर के थ्रू हम इसको रिमूव कर सकते हैं, इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। इसमें है कंप्यूटर है तो आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए, विंडो में जैसे है। आप ये वीडियो के माध्यम से भी देख सकते हो कि हम प्रोडक्ट नंबर क्या क्या हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, हमें विंडो हमारी ओरिजिनल है या नहीं है, हम इस कमांड के थ्रू चेक कर सकते हैं। ये देखिए सारी कमांड डाल रही है, अगर ये कमांड डिस्क्रिप्शन से उठा के आप इसे भी नोट डाउन कर लेना। विंडो प्रेस करेंगे, लिखेंगे CMD। ठीक है, हमारी विंडो ओरिजिनल है कि नहीं है, इससे एंटर मारेंगे, देखिए हमारी कमांड विंडो की जो ओरिजिनल की है ये क्लियर हो गई। ठीक है, इस तरह से हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, सारी कमांडें आप इससे भी नोट कर सकते हैं।
विजिबल है जी? ये कमांड नोट कर सकते हैं हम, हमारी विंडो ओरिजिनल है या नहीं। अगर ओरिजिनल होगी तो उसकी प्रोडक्ट की क्या है, इससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। बायोस का सीरियल नंबर क्या है, हमारे जो मदरबोर्ड है उसका बायोस कंप्यूटर का सीरियल। कई बार हमारा जो डेस्कटॉप होता है ना, उसकी वारंटी हमने चेक करनी होती है, तो जब हम करेंगे चेक वारंटी, गूगल पे लिखेंगे एक एचपी की वारंटी हम लिख देते हैं, एक एचपी वारंटी, हम अपनी पीसी की वारंटी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे पूछता है ये कि क्या है, सीरियल नंबर क्या है, सीरियल नंबर क्या है, इंडिया परचेस सीरियल नंबर, आगे पूछेगा प्रोडक्ट क्या है। तो हम ये कमांड के थ्रू चेक कर सकते हैं कि सीरियल नंबर क्या है। ठीक है जी, इस तरह से सारे प्रोडक्ट, मॉडल क्या है कंप्यूटर का, ठीक है, ये सारा हम इस कमांडो के थ्रू भी देखते हैं। हमारे जो बायोस का वर्जन है वो कौन सा है, हमें अपग्रेड करना है या नहीं, ओएस का वर्जन क्या है, ये सारे हम इससे चेक कर सकते हैं। ठीक है, कमांड जो कॉन्फ़िगरेशन चेक करने की एमएस इन्फो 3 आप लिख लीजिए। चैट में उसने पूछा एमएस इन्फो 3, विंडो आर प्रेस करेंगे, उसके अंदर लिखेंगे एमएस इन्फो 3 तो ये कमांड आ जाएगी। ठीक है, अगर सॉफ्टवेयर के थ्रू करना चाहते हैं तो एक सॉफ्टवेयर आता है CPZ, MS इन्फो 3 है, इससे आप देख सकते हैं। ठीक है जी, और किसी को कोई क्वेश्चन है सर इसके रिगार्डिंग? अब थोड़ी सी हम ट्रबल शूटिंग के बारे में बात करते हैं, कंप्यूटर ट्रबल शूटिंग कैसे करते हैं। कई बार हमारे कंप्यूटर में क्या प्रॉब्लम होती है, या तो डिस्प्ले नहीं आएगी, या ऑन नहीं होगा, या तो क्या बोलते हैं कि उसके अंदर ऑन नहीं होगा, रीस्टार्ट होगा। ठीक है, इस तरह की प्रॉब्लम आती हैं। तो हम उसको आइडेंटिफाई कैसे कर लेंगे? मान लीजिए कि ऑन नहीं हो रहा, कई लोग ऐसा होते हैं कि झुकना भी नहीं चाहते ना कंप्यूटर पीसी अपने टेबल से, तो उसके लिए क्या होता है, उसको झुकना पड़ेगा, थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा खड़े होकर कि हमारे पीछे जो सप्लाई आ रही है हमारे कैबिनेट में लगी हुई है कि नहीं हुई है। इसी पे कंप्यूटर ऑन नहीं हो रहा है, अपने टेक्नीशियन कॉल करेगा, बेचारा आएगा वहां से, क्या करेगा कि आपका देखेगा केवल पावर ऑन है या नहीं है, केवल लगा हुआ है कि नहीं CPU के अंदर प्रॉपर, बस उतना देखेगा और 300 350 जो भी विजिट चार्ज देते हैं वो आपके चार्ज करेगा, चला जाएगा। इसलिए हमें सबसे पहले अपने कंप्यूटर में ये देखना है कंप्यूटर के अंदर जो सप्लाई आ रही है पीछे से वो लगी हुई है कि नहीं है। अगर लगी हुई है फिर भी ऑन नहीं हो रहा, तो हो सकता है कि जो हमारा बोर्ड है जहाँ से हम सप्लाई ले रहे हैं उसके अंदर भी प्रॉपर पावर आ रही है कि नहीं आ रही है। उस वोल्टेज को चेक करेंगे, मल्टीमीटर आपके पास नहीं है तो टेस्टर से चेक कर सकते हैं। ठीक है ना जी, सप्लाई आ रही है कि नहीं। जब सप्लाई आ जाएगी तो आपको बता दिया इसके अंदर इन्होंने कि SMPS को कैसे चेक करेंगे। SMPS को कैबिनेट से बाहर निकालेंगे। देखेंगे कई बार ऐसा होता है कि पीसी ऑन नहीं हो रहा है, क्या प्रॉब्लम होती है, सप्लाई की प्रॉब्लम होती है, SMPS जो होता है हमारा वर्क नहीं कर रहा होता है। ठीक है, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम आती है, तो SMPS को हम कैबिनेट से बाहर निकालेंगे, उससे सॉर्ट करेंगे। जैसा कि सॉर्टिंग के लिए आपको रूल्स बताए थे कैसे सॉर्ट करना है। ठीक है, ट्विजर के थ्रू आप उसको सॉर्ट करेंगे, और जब सॉर्ट करेंगे तो उसका जो फैन होता है अपने आप घूमना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, पीछे हाथ भी लगा सकते हो SMPS के, तो जैसे लगता है कि हवा आ रही है। ठीक है, सप्लाई होती है ना ये, इसके अंदर जो है ये फैन है, ये हाथ लगाएंगे आप तो आपको हवा मिलेगी। ठीक है, तो इससे आप शॉर्ट कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं ऑन हो रहा है। जब ये ऑन हो रहा है तो मदरबोर्ड के अंदर जो पावर सप्लाई है, कनेक्टर जो लगे हुए हैं उसमें से दो होते हैं, एक 24 पिन का कनेक्टर होता है, एक 4 पिन का होता है। ठीक है, तो 24 पिन वाले को निकाल के, 4 पिन वाले को निकाल के फिर 24 पिन वाले को निकालना। पहले इसको निकाल के ऑन करते हैं, ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर ऑन हो गया इसको निकालने के बाद, ठीक है, 4 पिन वाले को, जैसा कि विजिबल होगा, 4 पिन वाले को निकालने के बाद अगर ऑन हो रहा है तो हमारा है जो कि इस सर्किट के अंदर प्रॉब्लम है। ठीक है, नहीं हो रहा तो फिर इसको लगा के यहाँ पे ऑन करके शॉर्ट करेंगे SMPS को, फिर बोर्ड ऑन हो रहा है तो इस सर्किट के अंदर प्रॉब्लम है। अब वो प्रॉब्लम अलग अलग टाइप से आ सकती है, रैम में आ सकती है, मॉसफेट नहीं है, मॉसफेट खराब हो गया है, कैपेसिटर, ज्यादातर प्रॉब्लम जो होती है कैपेसिटर वगैरह को होती है। कैपेसिटर वगैरह जब मोटर बोर्ड में लगे होते हैं ना, इसको आप चेक कर सकते हैं कहीं फूल तो नहीं रहे हैं, लीकेज तो कहीं से नहीं है। ठीक है,
ज़्यादातर प्रॉब्लम इसके अंदर होती है। तो हम कैपेसिटर को देख के उसको हम नीचे से डिसऑर्डर करके निकाल के दूसरा कैपेसिटर सेम वैल्यू का देख सकते हैं। इसके कैपेसिटर लगाने के लिए निगेटिव और पॉजिटिव जो बहुत ध्यान से देखना पड़ता है। कई बार निगेटिव की जगह पॉजिटिव लगा देते हैं, पॉजिटिव तो उससे बोर्ड भी ब्लास्ट हो जाता है, ठीक है, उसको बड़े ध्यान से लगाना पड़ता है। तो हम ऐसे इस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये तो बोर्ड की बात होगी, पावर नहीं आ रहा है। तो उसके बाद क्या होता है कि हमारा सप्लाई ऑन हो गई, कंप्यूटर ऑन है, ठीक है, उसके बाद बीप आ रहा है, बीप 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 दे रहा है, बीप दे रहा है। तो कई बार ऐसा होता है कि रैम जो होती है ना हमारी, रैम बीप की कई ट्रबल शूटिंग कई तरीके हैं कि 2 बीप आ रही है, 3 बीप आ रही है, अलग अलग है। तो पहले तो हम ये करते हैं कि बीप आनी शुरू हो जाती है, स्टार्ट करते हैं 3-4 बीप पे कंटिन्यू आ रही है, कंटिन्यू जो बीप आ रही है तो हम क्या करेंगे कि रैम निकाल लेंगे। रैम को निकाल के उसको जो स्लॉट होते हैं, ये रैम है ना, रैम की जो पिने होती है इसको थोड़ा सा हम इरेजर वगैरह से हल्का हल्का साफ कर लेंगे, ठीक है, हल्का हल्का इसको ऊपर हम साफ कर लेंगे और फिर इसको दोबारा इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट हम कट देखकर ही करेंगे मदरबोर्ड के अंदर, ठीक है, कहीं फोर्सफुली कभी भी कोशिश नहीं करेंगे वरना मदरबोर्ड खराब होने का भी चांस रहता है। ये कट होते हैं, ये लैच होता है जो ना, ये लैच दिख रहा होगा आपको, ये अपने आप, ये जब हम प्रेस करेंगे इसको तो अपने आप ये लैच इसके अंदर लग जाते हैं। फोर्सफुली कभी भी नहीं करना कि फोर्सफुली कर रहे हो आप, और अगर नहीं लगेगा, लैच नहीं मैच कर रहा है, इसका मतलब इसके अंदर सपोर्ट नहीं कर रही है। बहुत ही फिजिकली अगर चेक करना हो तो, ठीक है ना, फिजिकली अगर चेक करना हो कौन सा, हमने कुछ भी नंबरिंग नहीं देखना, कुछ नहीं देखना, तो हमने सिंपल देखना है कि हमारी फिजिकल जो रैम है इसके अंदर लग रही है कि नहीं लग रही है। अगर स्लोट के साथ नहीं बैठती है इसका मतलब इसको सपोर्ट नहीं करती है। फिजिकल देखने का तरीका है। वैसे तो पहले हम पढ़ के ही देख के ही लेते हैं कि हाँ कौन सी 1 वोल्ट है, DDR टूल यूज होगी, 1.58 है तो क्या बोल, 1.5 है तो DDR3 यूज होगी, 1.2 है तो DDR4 यूज होगी, इस तरह से 1.3 DDR4 यूज होगी, और DDR5 भी आ रही है। तो इस तरह से हम देख कर ही रैम लेते हैं। लेकिन अगर फिजिकली अगर नहीं हो रही तो फोर्सफुली कभी नहीं लगाएंगे, तो मदरबोर्ड भी खराब हो सकता है इससे, ठीक है जी। तो डिस्प्ले नहीं, बीप की आवाज़ जो होती है इसको निकाल के दोबारा लगाए कई बार तो बंद हो जाती है और डिस्प्ले आपका आना शुरू हो जाता है। डिस्प्ले नहीं आ रहा तो उस केस में भी ज़्यादातर रैम की प्रॉब्लम होती है, रैम सही से नहीं लगा। उसके बाद बीजीएस स्लॉट होता है, HDMI स्लॉट होता है जो ग्राफिकली देखने के लिए, उसकी हम कनेक्शन चेक कर लेंगे कि प्रॉपर जो कनेक्शन लगा हुआ है डिस्प्ले के लिए हमारे वो प्रॉपर लगा हुआ है ना। कई बार धीरे धीरे हिलती है फिर भी आती है, तो हम बीजीए केबल को भी चेंज करके देख सकते हैं। बीजीए केबल जो होती है वो हम चेंज करके देख सकते हैं। बीजीए केबल को चेक करके देख लेंगे तो हमारी डिस्प्ले भी उस केस में भी कई बार बीजीए केबल भी खराब होती है, ठीक है। उसके बाद होता है रीस्टार्ट हो रहा है कंप्यूटर। कंप्यूटर रीस्टार्ट किस केस में होता है, 2 केस होता है उसको ज़्यादातर मैक्सिमम जितना हम लोगों को नॉलेज है, या तो प्रोसेसर खराब होता है या ओवर हीट होता है। ओवर हीट हो, प्रोसेसर खराब क्यों होता है, कई बार हम प्रोसेसर खोलते हैं, प्रोसेसर जल्दी खराब नहीं होता, कहीं भी गलतफहमी में नहीं है ना, प्रोसेसर जल्दी खराब नहीं होता, ठीक है। प्रोसेसर को हम गलत तरीके से अगर हम सॉकेट के अंदर फिट करते हैं तो पिनें टेढ़ी हो जाती है। पहले प्रोसेसर 2 प्रकार के होते थे, पिनलेस पहले आते थे, पिन वाले आते थे, अब पिनलेस आते हैं। पिनलेस आते हैं तो उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, सीधा सॉकेट का कट देख के आप उसे बैठा सकते हैं, ठीक है। कट लगे होते हैं उसके अंदर दोनों। ये प्रोसेसर होता है ना, इस प्रोसेसर के अंदर ये देखिए पिनलेस है। पहले पिन वाले जो आते थे अगर इसके हाथ मारोगे आप तो खराब होते थे, लेकिन जो पिनलेस आ गए तो कोई दिक्कत नहीं है आप, ठीक है। इसको लेकिन इसके जो कट होते हैं, ये देखिए कट होता है इसके अंदर, ये कट जो होता है ये मदरबोर्ड के कट के साथ मैच होने चाहिए तभी आप इसमें लगेगा। इसको फोर्सफुली कभी नहीं लगाना, इसको आप इसके अंदर कट के हिसाब से सेट कर सकते हो। कट मैच नहीं कर रहा तो समझ लेना जबरदस्ती नहीं जाओगे, कट मैच कर रहा तो अपने आप ऑटोमेटिक लग गया, ये देखिए इजीली बैठ गया, ठीक है। कट मैच कर रहा तो इजीली बैठ जाएगा, नहीं मैच कर रहा तो नहीं बैठेगा। तो उस जब ये रीस्टार्ट होता है तो इसके अंदर प्रोसेसर के अंदर भी प्रॉब्लम होती है, ओवर हीटिंग होती है, तो फिर हम क्या करते हैं इसको कूलिंग पेस्ट भी लगा सकते हैं, ठीक है। थर्मल पेस्ट बोलते हैं उसको, कूलिंग पेस्ट, जैसे कि हीट सिंक पर देख रहे होंगे आप, इस कलर ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। ये कूलिंग पेस्ट आप प्रोसेसर के ऊपर लगा सकते हैं जिससे कि हीट को ऑब्जर्व करे, बाहर निकाले, ठीक है। हीट सिंक इसीलिए लगाया जाता है। उस केस में भी अगर नहीं हो रहा है तो सबसे पहले हम सप्लाई चेक करेंगे। सप्लाई में वोल्टेज प्रॉपर नहीं आती है जो कि प्रोसेसर को चाहिए,
ठीक है, तो जो वोल्टेज प्रॉपर नहीं आती उसकी वजह से भी होता है। तो सप्लाई की हम वोल्टेज चेक करेंगे, अगर नहीं चेक करेंगे तो सिंपल से भाषा में हम इसको चेंज कर देंगे, एसएमपीएस को नया एसएमपीएस लगा के इसको चेंज कर देंगे, उस केस में रिस्टार्टिंग बंद हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? इस तरह से हम इसको देख सकते हैं। किसी को कोई डाउट है जी इसके बारे में? क्लियर है सर? मेरे हिसाब से ट्रबल शूटिंग का पार्ट जो है क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, कैसे हम ट्रबल शूट कर सकते हैं। ठीक है, के कार्तिक जी कह रहे हैं नो सर, कोई डाउट है सर बताइए। के कार्तिक जी को कोई डाउट है बता दीजिए सर, कोई प्रॉब्लम है तो कैसे ट्रबल शूट करेंगे। अच्छा, नो डाउट है, मतलब कोई डाउट नहीं है। ठीक है जी, तो इस तरह से हम अपना चेक कर सकते हैं ट्रबल शूटिंग। अपना पर्सनल कंप्यूटर को हम ठीक कर ही सकते हैं, दूसरों करे ना करे, अपना पर्सनल कंप्यूटर इस प्रकार से हम चेक कर सकते हैं। डिस्प्ले नहीं आ रहा है, रीस्टार्ट हो रहा है, ठीक है, ऑन नहीं हो रहा है, उसको हम इस तरह से चेक कर सकते हैं।